हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज जो हमारी फ्री बूस्टर बैच की सीरीज है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पैराजंबल्स। पैराजंबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कैट एग्जाम के लिए क्योंकि ये पूछा जाता है टीटा फॉर्मेट के अंदर जो कि होता है नॉन एमसीक्यू फॉर्मेट। सो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके वर्बल एबिलिटी के सेक्शन के लिए क्योंकि ये टॉपिक आप मान के चलिए एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे पहले टीटा और एमसीक्यू पैराजंबल्स का मतलब क्या होता है नॉन एमसीक्यू। तो पैराजंबल जनरली आपको जो दूसरी जगह पे देखने के लिए मिलते हैं उसमें क्या होता है कि आपके पास या तो 4 सेंटेंसेस होते हैं या 5 सेंटेंसेस होते हैं और आपके पास 4 से 5 ऑप्शंस दिए होते हैं जिनको आपको चूज करना होता है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि एक सेंटेंस फिक्स होता है और बाकी के 4 सेंटेंसेस का आपको ऑर्डर डिसाइड करना होता है, बट हर एक केस के अंदर आपको ऑप्शन दिया गया होता है। बट ये ही अब एक यूनिकनेस है कैट एग्जाम के अंदर कि कुछ सालों से ये जो पैराजंबल्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये नॉन एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। यूनिकनेस है या इसको टीटा भी कह सकते हैं। टीटा का क्या मतलब होता है? टाइप इन दी आंसर। टीटा का मतलब है टाइप इन दी आंसर, यानी कि आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया होता, आपको खुद चूज करना होता है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं? आपको जनरली 4 सेंटेंसेस कैट एग्जाम के अंदर दिए जाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं और आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आपके सामने एक ऐसा कीपैड सा बना होगा जिसमें ऑप्शंस होंगे 1 2 3 4 5 6 से, और आपको उसमें से अपने माउस के थ्रू करेक्ट ऑर्डर चूज करना होगा। वो करेक्ट ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो 2 1 3 4 भी हो सकता है, 4 1 2 3 भी हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, 3 1 4 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हो 4 सेंटेंसेस आपके पास, इसको आप 4 फैक्टोरियल वेज में कॉम्बिनेशन आप इनका बना सकते हो। तो यानी कि ऑप्शंस आपके पास नहीं होंगे लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत सारे आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है जिसमें से एक ही करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करना होगा। तो अब अगर इसकी हम मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें, ये अगर यूनिक क्वेश्चन है इस टाइप में कि यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है तो मार्किंग स्कीम में भी यूनिक है। जनरली क्या होता है, आपको +3 और -1 दिया जाता है लेकिन यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस के अंदर। यानी कि करेक्ट करने के तो आपको +3 मिलते हैं लेकिन इनकरेक्ट करने की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 0 मिलता है। तो इन क्वेश्चंस को तो डेफिनेटली आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अब कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं कि सर क्या हमारी जब रिजल्ट को एंड में स्टैंडर्डाइज किया जाता है, जब नॉर्मलाइज किया जाता है तो क्या हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी प्रोसेस थोड़ी अलग कॉम्प्लेक्स है। लेकिन डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो बच्चों को सबसे ज्यादा स्ट्रेस देती है वो होती है एक्यूरेसी इन क्वेश्चंस के अंदर। सिंस यहाँ पे कोई भी ऑप्शन तो होता नहीं है तो एक्यूरेसी तो जनरली लो ही रहती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है लो एक्यूरेसी को लेके। यहाँ पे आपकी कभी भी 90 to 100% एक्यूरेसी आपको देखने के लिए नहीं मिलती। जैसे कि आपको पता है कि 3 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो 3 क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन सही कर दे तो उसकी परफॉर्मेंस को हम कहेंगे कि भाई उसने गुड परफॉर्मेंस दी है। अगर वो 2 क्वेश्चन सही कर दे तो हम कहेंगे कि भाई उसने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है। और अगर कोई तीनों क्वेश्चंस करेक्ट कर दे तो भाई वो तो फिर सही में आउटस्टैंडिंग ही हो जाएगा। आपका जो टारगेट है 3 में से 1 से 2 क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट कर दो तो आपके लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी मानी जाएगी। एटलीस्ट 1 तो कर दो और बढ़िया रहेगा कि अगर आप 2 क्वेश्चंस करेक्ट कर दो, 3 में से तीनों करेक्ट करने मुश्किल होते हैं, काफी मुश्किल होते हैं इनफैक्ट। तो लेकिन अगर 3 में से 2 भी आप कर दो तो काफी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ 8 रूल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपके पैराजंबल्स में, चाहे एमसीक्यू हो चाहे नॉन एमसीक्यू हो, दोनों ही चीजों के अंदर ये आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो है हमारा इंट्रोडक्शन का रूल। तो जब भी हमें पैसेज दिया गया हो उसके अंदर हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि वो पैसेज किस चीज के बारे में है।
एक बार हमें सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज पता लग गया, हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है इंट्रोडक्शन क्या है। यानी कि इंट्रोडक्शन चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है या 4 है, बिकॉज यहां से हमें काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आगे हमारा स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। सो इंट्रोडक्शन फाइंड आउट करना एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स ऐसे होता है कि इंट्रोडक्शन आप फाइंड आउट नहीं कर पाते, लेकिन आपको कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जरूर पता लग जाती है कि यार ये तो कंक्लूजन होगा ही होगा, तो आप लास्ट को भी पहले पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ये बात क्लियर हो गई कि यार थर्ड तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, तो थर्ड को आप पुट कर सकते हो और उसके बाद आप बाकी के सेंटेंसेस को देख सकते हो कि किस ऑर्डर के अंदर वो आने चाहिए। तो यानी कि या तो आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से पहले आपको क्या करना है, आपको सेंट्रल आइडिया जो है पैसेज का वो फाइंड आउट करना है कि ये पैसेज एक्चुअली किस चीज के बारे में बात कर रहा है। सेंट्रल आइडिया फाइंड आउट करने के बाद ही आप इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन लगा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास रूल, कि हमें ये बात ध्यान में रखनी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट कोई रूल नहीं है, दैट इज पेयरिंग। ठीक है, पेयरिंग का क्या मतलब है कि समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें यह पता लग जाता है कि यार ये दो सेंटेंसेस तो साथ में आएंगे ही आएंगे, इतने लॉजिकली वो साथ में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक सेंटेंस किसी पर्टिकुलर चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा सेंटेंस उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमें यह पता लग जाएगा कि यार ये दो सेंटेंसेस तो साथ में आएंगे। फॉर एग्जांपल 2 और 1 हम कह दें कि यार ये तो साथ में आएंगे ही आएंगे, तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा क्योंकि हमें लॉजिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस रूल को आपको हर एक क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा, बिकॉज आपको आज ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि हाँ ये दोनों पेयर है तो ये दोनों साथ में आएंगे, ये दोनों पेयर है तो ये दोनों साथ में आएंगे। तो ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला रूल है जिसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नाउन प्रोनाउन का रूल। नाउन प्रोनाउन का रूल बेसिकली इंट्रोडक्शन जैसा ही रूल है, उसका आप एक सप्लीमेंट मान सकते हो कि आप किसी चीज का प्रोनाउन तब तक नहीं कह सकते जब तक आपने नाउन इंट्रोड्यूस नहीं कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं ही, अब ही किसको रेफर कर रहा है, तो जब तक मैं उस पर्सन को इंट्रोड्यूस ना कर दूं जिसके बारे में ये ही है, यानी कि ये प्रोनाउन ही जिसके बारे में रेफर कर रहा है, तब तक मैं नहीं बोल सकता। तो पहले नाउन का इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, उसके बाद ही प्रोनाउन आ सकता है। तो ये जनरल रूल है, इसको आप इंट्रोडक्शन वाले सेंटेंस के अंदर भी मान सकते हो। नेक्स्ट रूल जो है हमारे पास वो है प्रेपोजिशन और कंजंक्शन और प्रेपोजिशन का। अब कंजंक्शन और प्रेपोजिशन का रूल क्या कहता है, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन का रूल क्या कहता है कि कंजंक्शन से कोई पैसेज जनरली शुरू नहीं होता। तो अगर आपको कोई भी सेंटेंस ऐसा देखने के लिए मिले जिसमें पहला वर्ड कंजंक्शन है, कंजंक्शन यानी कि फॉर एग्जांपल एंड, बट, सिंस, फॉर, और, बिकॉज, ये सब कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन क्या होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, तो ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना कि कंजंक्शन से आप पैसेज स्टार्ट कर दो, जनरली स्टार्ट नहीं होता। और प्रेपोजिशन रिलेशनशिप बताते हैं किसी भी चीज का, तो इन, एट, ऑफ, ओवर, बियॉन्ड, नहीं सॉरी, बाय, विद, एट तो चलो हम कर चुके हैं, बिहाइंड, फॉर एग्जाम्पल फॉर, ये सबको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। प्रेपोजिशन से पैसेज शुरू हो सकते हैं, बट प्रेपोजिशन भी कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहिए। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रूल, वो है हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है टाइम के अनुसार, जो चीज पहले हुई है उसको हम टाइम में पहले लिखेंगे और जो चीज बाद में हुई है वो बाद में लिखेंगे। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होता है, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। चाहे आप कोई भी रूल ब्रेक कर दो, नाउन प्रोनाउन का रूल, कंजंक्शन प्रेपोजिशन का रूल, पेयरिंग का भी रूल, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप ब्रेक नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप टाइम के अकॉर्डिंग जो चीजें हुई हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल स्ट्रक्चर, कि जो भी पैसेज आप बना रहे हो, जो भी पैराग्राफ आप बना रहे हो, वो लॉजिकल होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ भी बिन सर पैर का हो जाए, उसके हाथ कहीं और पैर कहीं और हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हो आपको भी पढ़ के सेंस होनी चाहिए, और कोई भी पढ़ के वो पढ़े तो वो भी सेंसफुल होना चाहिए। आपको थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना कि जो मैं बना रहा हूं क्या ये जेन्युइनली लॉजिकल है या नहीं है। उसके बाद लास्ट रूल है जनरल टू स्पेसिफिक का रूल। अब जनरल टू स्पेसिफिक का रूल बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ये लीनियंट रूल है। जनरल टू स्पेसिफिक रूल का क्या मतलब होता है कि जब भी किसी चीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है
तो जनरल स्टेटमेंट उसके बारे में पहले आती है और उसके बाद उसको स्पेसिफिकली बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज इंट्रोड्यूस हम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो पहले क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन आएगा और उसके बाद उसकी कोई स्पेसिफिक अगर डेफिनेशन है तो वो आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं अगेन बता दूं, ये कोई दिस रूल इज नॉट स्ट्रिक्ट, ये रिलैक्स हो जाता है और समटाइम्स हो सकता है कि पहले स्पेसिफिक स्टेटमेंट आए फिर जनरल आए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर पहले जनरल स्टेटमेंट आती है और फिर स्पेसिफिक सेंटेंस पूछे जाते हैं। हमारे पास पैराजंबल्स, अब अपने को पैराजंबल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसके अंदर ऑप्शंस नहीं होंगे आपके पास। तो 5 है आपके पास अब बेसिकली सेंटेंसेस, और इनको जब आप अरेंज करोगे तो एक ये कोहेरेंट पैराग्राफ बन जाएगा। उसके बेसिस पे आपको बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करो और इसको बेसिकली करने के लिए स्टार्ट करो। तो फ्रेंड्स सारे के सारे सेंटेंसेस पढ़ के अपने को बेसिकली क्या पता लगा, अपने को सारे के सारे सेंटेंसेस पढ़ के पता लगा ये ट्रेडिशन और इनोवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ट्रेडिशन और इनोवेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे बेटर जो ओपनिंग सेंटेंस है वो कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए 5th। कैसे? जस्ट एज लाइफ एज डेथ एज इट्स ऑपोजिट, सो इज द ट्रेडिशन बाय डिफॉल्ट द ऑपोजिट ऑफ इनोवेशन। तो यानी कि 5th एक बिगिनिंग होनी चाहिए, एक बहुत ही एप्ट बिगिनिंग है। और उसी ने ही कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया जो बेसिकली 4th के अंदर कह रहे हैं, इट इज नाउ अ ट्रूइज्म टू से दैट ट्रेडिशंस आर नॉट हैंडेड डाउन अनचेंज्ड बट आर इन्वेंटेड। तो 5 और 4 तो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ गए, ठीक है। और आपको एक बात और बताऊं कि 4 और 1 भी एक पेयर के अंदर है। कैसे? द प्रोसेस ऑफ हैंडिंग डाउन, और यहां पे भी हैंडेड डाउन के बारे में बात थी और 1 में भी द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग डाउन के बारे में बात है। तो 4 और 1 तो आपस में पेयर में है, तो 5, 4 और 1 तो हमने पुट कर दिया। अब अपने को लगाने 2 ऑप्शंस, 2 या 3 होंगे या 3 या 2 होंगे, ठीक है। सो अगर हम देखें कि दोनों के दोनों सिलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, वेयर एवर वेस्टर्न स्कॉलर्स हैव वर्कड ऑन द इंडियन पास्ट द सिलेक्शन और एवरी जनरेशन सिलेक्ट्स, तो 3 और 2 भी सिलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। बट पहले आएगा 3। क्यों? इसमें क्या बात कर रहे हैं? एवरी जनरेशन सिलेक्ट what it requires from the past and makes its innovation some more than others. Wherever Western scholars have worked on the Indian past, the selection is even more apparent and inventing of a tradition much more recognizable. तो यानी कि every generation को उसने introduce किया, उसके बाद उसने बोला wherever Westerner scholars, तो यानी कि पहले आएगा 3 और उसके बाद आएगा 2। तो 5, 4, 1, 3, 2 happens to be the correct choice. Next है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन, ठीक है। अपनी वीडियो को पॉज करो और इसको पॉज करने के बाद ट्राई करो खुद करने का, और उसके बाद आप अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ मैच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये पढ़ा हो तो पूरा का पूरा पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि जीन एडिटिंग के बारे में बात हो रही है, एडिट जीन्स के बारे में बात हो रही है, और स्पेसिफिक डिजीज कार्डियक जो है बेसिकली एक तरीके का डिजीज, उसको कैसे इफेक्ट कर सकता है, इन सब चीजों के बारे के अंदर भी इस पैसेज के अंदर बात हुई है, ठीक है। सो अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट बिगिनिंग कौन सी हो सकती है? सबसे बेस्ट बिगिनिंग हो सकती है फर्स्ट। क्यों? साइंटिस्ट हैव फॉर द फर्स्ट टाइम मैनेज टू एडिट जीन्स इन अ ह्यूमन एम्ब्रियो। ह्यूमन एम्ब्रियो से ही अगर हम स्टार्ट करें टू रिपेयर अ जेनेटिक म्यूटेशन, फ्यूलिंग होप्स दैट सच प्रोसीजर्स में वन डे बी अवेलेबल आउटसाइड लेबोरेटरी कंडीशंस। तो 1 तो हमने बेसिकली पुट कर दिया क्योंकि वो ओपनिंग सेंटेंस है। उसके बाद उसके अपने को स्पेसिफिक केसेस बताने पड़ेंगे, वो कहां पे है? 5th में। इन रिजल्ट्स अनाउंस्ड इन नेचर्स दिस वीक साइंटिस्ट फिक्स अ म्यूटेशन। म्यूटेशन की बात 1 में थी, म्यूटेशन की बात 5th के अंदर आ गई है, और उसी बात को आगे करते हुए थिकन्स द हार्ट मसल अ कंडीशन कॉल्ड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इसके बारे में बात हो गई, ठीक है। अब इस पैसेज के अंदर अब 5th को हमने पुट कर लिया, तो ये बेसिकली अब कार्डियक डिजीज के बारे में बात कर रहा है। सो कार्डियक डिजीज कौन सा आ गया? जो 2 के अंदर है। द कार्डियक डिजीज causes sudden death is otherwise healthy young athletes and affect about 1 in 500 people overall. तो 152 तो आपने पुट कर दिया। अब आपको 4 और 3 पुट करना है, ठीक है। एक बार 4 पढ़ते हैं। 4 में कह रहे हैं इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन अ पर्टिकुलर जीन एंड चाइल्ड विल सफर फ्रॉम द कंडीशन इवन इफ इट इनहेरिट्स ओनली 1 कॉपी ऑफ द म्यूटेटेड जीन। और 3rd में कह रहे हैं करेक्टिंग द म्यूटेशन ऑफ द जीन वुड नॉट ओनली एंश्योर दैट चाइल्ड इज हेल्दी। तो पढ़ के ही पता चल रहा है भाई 4 पहले आएगा 3 पहले आएगा, बिकॉज 2 और 4 एक कॉन्टेक्स्ट में आ गए, कार्डियक डिजीज और इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन। और अगर ये ठीक हो जाता है तो बच्चे को वो प्रॉब्लम नहीं होगी और फ्यूचर जनरेशन में भी नहीं होगी।
तो 15243 हैपन्स टू बी दी करेक्ट आंसर। बेसिकली इन चार के चारों को एक ऑर्डर के अंदर सेट करना है, ठीक है। तो अपनी वीडियो पॉज करके इसको करने के लिए ट्राई करो, और आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट इससे पहले प्लीज पैराजंबल्स की आप वीडियो जरूर देख लेना, बिकॉज उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं पैराजंबल्स की नॉन एमसीक्यू वाली। आप वीडियो जरूर देखना, बिकॉज उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में इसके समझाए हैं कि पैराजंबल्स के क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इट एनकरेजेस अस, सेकंड से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, व्हाट एनकरेजेस अस ये नहीं पता लग रहा। Twitter website says that tweets you are likely to care about most will show up first in your timeline based on your account you interact with most, tweets you engage with and much more। यानी कि much more के बाद कुछ आना जरूरी है, ठीक है। सो इसीलिए ये एक क्लू हो सकता है। We are only told some of the basic principles। कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स? तो ना तो 2 से स्टार्ट हो सकता, ना 4 से स्टार्ट हो सकता, या तो ये 1 से स्टार्ट होगा या 3 से स्टार्ट होगा। तो ऑब्वियसली अगर फ्रेंड्स हम देखें तो impartiality and objectivity are fiendishly difficult concepts that can cause all sorts of injustices even if transparency is implemented। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इससे स्टार्ट होना चाहिए। अगर हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एक इतना अच्छा सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, ट्विटर की वेबसाइट क्या कह रही है, दैट यू आर लाइकली टू केयर अबाउट मोर, you are likely to care about most will show up first in your timeline। यानी कि impartiality और objectivity ज्यादा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रही है, ठीक है। सो अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 के बाद क्या आएगा, ये आइडिया किस में कंटिन्यू हो रहा है, ये थर्ड में कंटिन्यू हो रहा है। कैसे? बेस्ड ऑन द अकाउंट्स यू इंटरेक्ट विद मोस्ट, ट्वीट्स यू एंगेज विद एंड मच मोर, ठीक है। तो अगर हमने 1 के बाद 3 को पॉइंट कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या एनकरेज करता है, ये ही ट्विटर के थ्रू और ये सब मच मोर। ये जो हमने मच मोर के बारे में बात करी, मच मोर से आइडिया कंटिन्यू करते हुए क्या बोलेगा, इट एनकरेजेस अस इनटू बबल्स ऑफ पीपल वी नो एंड लाइक while blinding us to different perspective but the deeper problem। यानी कि इसको ये क्रिटिसाइज करते हुए इस कॉन्सेप्ट को ये आगे लेके जा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर 2 आ गया तो लास्ट क्या होगा बेसिकली, ठीक है, लास्ट होगा बेसिकली 4, बिकॉज 4 में क्या कह रहा है, वी आर ओनली टोल्ड सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स। इसी क्रिटिसिज्म को आगे लेते हुए अगर ये जा रहा है तो उसकी इंप्लीकेशंस बता रहा है, बट वी कांट सी द एल्गोरिदम इटसेल्फ। एल्गोरिदम किसका? ये ट्विटर का, जैसे कह रहा है, मेकिंग इट हार्ड फॉर क्रिटिसाइज टू एनालाइज द सिस्टम सेंसिबली और फेयरली और टू बी कन्विंस्ड ऑफ इट्स इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। यानी कि इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी से ही ये पैसेज शुरू हुआ, और इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ट्विटर से ये पैसेज बेसिकली खत्म हुआ। तो ऐसा मत करना कि 4 को आप 1 के बाद लगा दो, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सो एक पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बना है, तो 1 3 2 4 हैपेंस टू बी दी करेक्ट आंसर। अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चले, ठीक है, पैराजंबल्स के 4 क्वेश्चन है आप लोगों के पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो अगर आप इसको बेसिकली देखो, सो द इवेंचुअल डायग्नोसिस से स्टार्ट नहीं हो सकता। द वायोला प्लेयर डिडंट नो व्हाट इट वाज नॉर हर जीपी, ठीक है, तो ये भी नहीं, इससे भी स्टार्ट नहीं हो सकता, एब्सर्ड सा लग रहा है। देन अ रूटीन, देन आ गया, यहां से भी नहीं स्टार्ट हो सकता, तो ऑब्वियसली 4 से स्टार्ट होगा। 4 से क्या होगा, इट स्टार्टेड विद अ लंप ऑन कैथी पार्किंस इंडेक्स फिंगर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंडेक्स फिंगर पे स्टार्ट हुआ तो उसको पता नहीं था क्या है, और ना ही उसकी जीपी को पता था। तो 4 और 2 तो आपने पुट कर लिए, ठीक है, और ऑब्वियसली 4 और 2 के बाद आपने जब पुट कर लिए, फिर रूटीन स्कैन होगा और फिर इवेंचुअल डायग्नोसिस होगा, या फिर पहले इवेंचुअल डायग्नोसिस होगा फिर रूटीन स्कैन होगा। अब यहाँ पे बिल्कुल भी गलती मत कर देना यार, यहाँ पे गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। 1 में क्या कह रहा है, द इवेंचुअल डायग्नोसिस वाज स्किन कैंसर आफ्टर ट्रीटमेंट ऑल सीम्ड वेल, ठीक है, कि उसने डायग्नोस कराया और उसके बाद लगा सब ठीक है, लेकिन देन अ रूटीन स्कैन शोड इट हैड कम बैक, वापस आ गया, सब कुछ उसे लगा था ठीक है, लेकिन वो वापस आ गया एंड स्प्रेड टू हर लंग्स। तो यानी कि पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा। जल्दीबाजी में गलती क्या होगी, बच्चे इसको 4 2 3 1 लिख देंगे, विच इज रॉन्ग, क्योंकि उनको लगेगा रूटीन स्कैन पहले होगा और इवेंचुअल डायग्नोसिस बाद में होगा। लेकिन आगे उसने क्या कहा है कि वो एकदम ठीक हो गया था, लेकिन फिर दोबारा जब रूटीन स्कैन हुआ तो उसके अंदर उसको पता लग गया वो वापस आ गया। तो इसीलिए इसका आंसर 4 2 3 1 नहीं, इसका आंसर होगा 4 2 1 3। इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। हो सकता है आप इसको कंफ्यूज होके गलत करते हो, बिकॉज मैं आपको पहले बताता हूँ बच्चों के माइंड में क्या आता है कि सर ये 2 से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, ये एन एग्जाम्पल से आ गया, तो इससे पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, विच इज रॉन्ग।
अगर मैं आपको इस पैसेज के बारे में बताऊं तो ये पैसेज 2 से ही स्टार्ट होगा। क्यों? उसके लिए पहले हमें थोड़ा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बता रहा है पीपल विद डिसलेक्सिया, उनको डिफिकल्टी होती है। एन एग्जांपल ऑफ लॉस्ट कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट, इसके बारे में बात हुई यहाँ पे, लॉस्ट कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट। माइंड रीडिंग, यहाँ पे माइंड रीडिंग के बारे में बात हुई है। यहाँ प्रिंट रीडिंग लाइक माइंड रीडिंग, ठीक है। सो इसी के बारे में बात हुई है। तो ये तो मुझे पता है कि 3 और 4, ठीक है, ये एक पेयर बनेंगे, बिकॉज यहाँ पे इसने माइंड रीडिंग को इंट्रोड्यूस किया और प्रिंट रीडिंग बिल्कुल राइट माइंड रीडिंग के जैसे, ठीक है। सो 3 और 4 तो आपस में एक पेयर बनेंगे, ठीक है। और बेसिकली स्टार्ट कहां से होगा? माइंड रीडिंग का इंट्रोडक्शन कहां पे हुआ? माइंड रीडिंग का इंट्रोडक्शन हुआ ऑप्शन 2 के अंदर। क्या? एन एग्जांपल ऑफ लॉस्ट कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट इज माइंड रीडिंग, आवर कैपेसिटी टू थिंक आवरसेल्व्स एंड हैविंग अ बिलीव्स, डिजायर्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स। यानी कि 2 से बेसिकली स्टार्ट होगा, 3 और 4 हम पुट करेंगे। अब देखते हैं 1 कहां पे लगेगा। पीपल विद डिसलेक्सिया have difficulty in print reading and people with autism spectrum disorders have difficulty with mind reading। तो यानी कि ये दोनों प्रिंट रीडिंग और माइंड रीडिंग की डिफिकल्टी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसको हम बाद में ही पुट कर सकते हैं जब हमने एक बार प्रिंट रीडिंग के बारे में बता दिया हो। तो प्रिंट रीडिंग के बारे में हमने किस में बताया? 4th के अंदर। सो उसके बाद ही हम 1 को पुट करेंगे, बिकॉज 1 और 4 नहीं हो सकता, 4 और 1 ऑप्शन होगा, बिकॉज प्रिंट रीडिंग के बाद ही तो आप प्रिंट रीडिंग की प्रॉब्लम्स के बारे में बताओगे। जब तक आपने प्रिंट रीडिंग का इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया तब तक उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे बताओगे? तो 2, 3, 4, 1 हैपेंस टू बी दी करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों की स्क्रीन पे है, ठीक है, इसको करने के लिए ट्राई करो। अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको बता दूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 100% डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप कहो सर इसके एक से ज्यादा भी हमें लग रहे हैं कि इसका ऑर्डर हो सकता है। जो आप ऑर्डर बता रहे हो हमारा ऑर्डर उससे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक थोड़ी सी बात मैं आपको बेसिकली बता दूं कि इस वाले क्वेश्चन के मल्टीपल सीक्वेंसेस पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन का सोर्स भी निकालो, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा गया क्वेश्चन का, और इसके पीछे कोई बहुत ज्यादा क्लियर लॉजिक नहीं है। तो बेसिकली एक आंसर की के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर क्या था, ठीक है, तो ऐसा इसका हो सकता है आपका कोई और भी आंसर आ रहा हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये बेसिकली स्टार्ट कहां से होगा? ये स्टार्ट होगा ऑप्शन 3 से। क्यों? यहाँ पे मेटाफर्स के बारे में बात हुई है, लैटिन स्कॉलर पॉइंट आउट कार्पे डियम, तो ऑब्वियसली जो 2 है वो 3 के बाद आएगा, ठीक, क्योंकि 3 के अंदर कार्पे डियम को इंट्रोड्यूस किया। द फ्रेज कार्पे डियम विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज सीज द डे एंड इट्स accompanying philosophy has gone on to inspire countless people in how their lives and motivate us to see the world a little different from the norm, ठीक है। और उसके बाद वो कहेंगे लैटिन स्कॉलर पॉइंट आउट दैट कार्पे डियम इज अ हॉर्टिकल्चर मेटाफर। तो 3 और 2 तो आपने आप पुट कर दिए। अब आपको बेसिकली क्या पुट करना है? 4 या 1, ठीक है। अब it's an example of one of the more telling ways that we translate metaphor mistranslate from the one language to another। तो पहले आएगा 4, क्यों? 2 के कॉन्टेक्स्ट में इट्स मोर एक्यूरेटली यहाँ पे ट्रांसलेशन के बारे में आई हुई है कि प्लकिंग द डे। एक्चुअल जो इसकी ट्रांसलेशन होती है वो प्लकिंग द डे होती है, लेकिन उसने क्या कहा है कि ये खुद एक एग्जांपल है कि जब हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हैं तो कैसी गलतियां हो सकती है। उसके बाद वो एंड में कहेगा एक जनरल सेंटेंस के अंदर कि दे मैप अ सिमिलर मीनिंग्स अक्रॉस लैंग्वेज बट देयर सटल डिफरेंस कैन हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। सो 3, 2, 4, 1 हैपेंस टू बी द करेक्ट चॉइस। इसके अलावा भी आपका कोई ऑप्शन आ सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने मॉडिफाई कर दिया था एग्जाम वाले ने, तो इट्स फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है पैराजम्बल्स का, ठीक है, एंड आई थिंक ये इजी है, इसके अंदर कुछ ज्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं करने के लिए, ठीक है। तो एक एक करके इसको करने के लिए ट्राई करते हैं। सो क्या है बेसिकली? वी ऑल लिव अंडर मॉब रूल अंटिल देन, अंटिल व्हेन, ये हमें पता होना चाहिए। Perhaps we need to learn to condense the feedback we receive. Perhaps, but why? इसके पीछे भी कोई context चाहिए। As we grow more comfortable with social media conversations being part of the way we interact every day, we are going to have to learn how to deal with legitimate criticism. A new norm will arise where it is considered unacceptable to reply with the same point that dozens of others have replied. तो यानी कि obviously 3 to पहले आएगा इंट्रोडक्शन, फिर या तो 2 और या 4, बिकॉज 2 में क्या है? परहैप्स वी नीड टू लर्न टू कंडेंस द फीडबैक, या फिर अ न्यू नॉर्म विल बेसिकली अराइज, ठीक है। और अगर मैं आपको और भी बताना चाहूं, ठीक है, अगर हम बेसिकली देखें कि 1 में क्या कह रहे हैं? वी विल लिव अंडर मॉब रूल अंटिल देन, तो वो किसके बारे में रेफर कर रहा है? ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर टाइम या इवेंट के बारे में रेफर कर रहा होगा।
तो वो कौन सा पर्टिकुलर टाइम और इवेंट हो सकता है? वो ये न्यू नॉर्म वाला ही टाइम और इवेंट हो सकता है. अ न्यू नॉर्म विल अराइज वेयर इट इज कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल टू रिप्लाई विद सेम पॉइंट एंड डजन्स ऑफ अदर्स रिप्लाई. तो यानी कि 4 और 1 तो आपस में एक पेयर बनाने हैं. अगर अब हम 2 देखें, perhaps we need to learn the condense the feedback we received online so that 100 replies carry the same weight as just 1. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म और सोशल मीडिया की ब्लैबरिंग से रिलेटेड है. सो 3 के बाद आएगा 2 और उसके बाद आएगा 4 और 1. तो 3 2 4 1 हैपेंस टू बी द पेयर बिकॉज 2 की बेस्ट प्लेस होगी 3 के बाद, बिकॉज वो 3 के अंदर जो आइडिया को इंट्रोड्यूस किया है उसी को फर्दर आगे एक्सटेंड कर रहा है. इसको हम एंड में पुट नहीं. अगर फ्रेंड्स आपने चारों के चारों सेंटेंसेस पढ़े हो तो हमें ये पता लग गया है कि ये बेसिकली एटोनल म्यूजिक के ऊपर बेसिकली ये पैसेज है. ठीक है, दैट दो एटोनल म्यूजिक कैन समटाइम्स साउंड रैंडम एंड क्योटिक, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड स्किल दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एटोनल म्यूजिक. ये बेसिकली इसकी थीम है. सो अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम बेसिकली स्टार्ट किससे कर सकते हैं? हमें स्टार्ट 2 से ही करना पड़ेगा बिकॉज वो एटोनल म्यूजिक का एक इंट्रोडक्शन है. एटोनैलिटी इज अ कंडीशन ऑफ म्यूजिक इन विच द constructs of the music do not live within the confines of a particular key signature scale or mode. So 2 को अगर आपने बेसिकली पुट कर दिया है, ठीक है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस होगा. उसके बाद बेसिकली क्या आएगा? देखो फ्रेंड्स, जब भी however आता है ना, वो हमेशा किसी के कंपैरिजन के अंदर आता है. तो यहाँ पे तो फोर्थ आ ही नहीं सकता. तो इससे पहले हमें कुछ चाहिए. तो अगर हम 1 देखें, टू द अनइनिशिएटेड लिसनर एटोनल म्यूजिक कैन साउंड लाइक क्योटिक रैंडम नॉइस. ठीक है, सो बेसिकली अब यहाँ पे उसकी एक प्रॉब्लम या मिसकंसेप्शन के बारे में बात कर रहा है. तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं तो उसके कंपैरिजन में हम 4th लगा सकते हैं. कैसे? एटोनैलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स ऑफ द 20th सेंचुरी. एकदम कॉन्ट्रास्टिंग है ना, इसलिए 1 और 4 आपस में बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है, इसलिए 1 और 4 को. या फिर अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो तो यहाँ पे 4 या 3 अपने को 2 सेंटेंसेस बेसिकली पुट करने हैं. ठीक है, अगर हम 4 देखें तो 4th आप पढ़ चुके हो. आफ्टर यू रियलाइज द अमाउंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू कंपोज और परफॉर्म इट, योर ट्यून में चेंज सो टू स्पीक. तो अगर आप देखो तो ऑब्वियसली 4th जो है वो कंट्रास्ट में आएगा 1 के. तो हम पहले 4 लिखेंगे और उसके बाद आप बताओगे कि कितनी मेहनत लगती है. उसके बाद आपको पता लगेगा कि उसको कंपोज करने में, उसको परफॉर्म करने में कितनी बेसिकली मेहनत लगती है. सो 2 1 4 3 हैपेंस टू बी द करेक्ट चॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों की स्क्रीन के सामने. इसको करने के लिए बेसिकली ट्राई करो. ठीक है, सो फ्रेंड्स अगर आपने ये पैसेज पढ़ा हो तो पैसेज पढ़ के बेसिकली आपको क्या पता लगा है कि ये पैसेज बेसिकली क्या बता रहा है? ये एक तरीके का कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है. कंपैरिजन किसके बीच में? जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बीच में. हाउ कंपैरिजंस आर एन इंपॉर्टेंट फैसेट्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंटली आर अडेप्टिव बिहेवियर. तो अगर हम देखें तो इसकी बिगिनिंग, ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखो सेंटेंस 2 में क्या कह रहा है? अडेप्टिव बिहेवियर डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव इकोनॉमी ट्रीटिंग ऑब्जेक्ट्स एज इक्विवेलेंट. ठीक है, उसके बाद और अगर आप 3 में देखो, द इंफॉर्मेशन वी रिसीव फ्रॉम आवर सेंसेस फ्रॉम द वर्ल्ड टिपिकली एज स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर एंड इज नॉट आर्बिट्ररी. तो अगर आपको 2 और 3 के अंदर पहले किसी को पुट करना है तो आप किसको पुट करोगे? ठीक है, ध्यान से पढ़ो 2 और 3 को. तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप ठीक हो यार, ये 3 से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि अडेप्टिव बिहेवियर के ऊपर बेसिकली ये स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, सो ये 2 से स्टार्ट होगा. ठीक है, 2 के अंदर आपने बेसिकली एक इंट्रोडक्शन बता दिया और उसके बेसिकली अडेप्टिव बिहेवियर को बता दिया कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, ऑप्शन 4 में क्या कह रहा है? टू कैटेगराइज एन ऑब्जेक्ट मीन्स टू कंसिडर इट इक्विवेलेंट टू अदर थिंग्स इन दैट कैटेगरी एंड डिफरेंट some along some salient dimensions from things that are not. ठीक है, सो सेक्शन या सेंटेंस 4 इलेबोरेट कर रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को दैट आर कंपेयर्ड. सो 2 के बाद तो आ गया 4. ठीक है, उसके बाद बेसिकली आएगा. ठीक है, उसके बाद आप देखो कि 3 में क्या कह रहा है? द इंफॉर्मेशन वी रिसीव फ्रॉम आवर सेंसेस फ्रॉम द वर्ल्ड टिपिकली एज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर एंड इज नॉट आर्बिट्ररी. तो सेंटेंस 3 में बेसिकली क्या दिखा रहा है? सेंटेंस 3 में वो एक कंपैरिजन दिखा रहा है स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर कि किस स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर के अंदर वो हो रहा है और वो कुछ भी आर्बिट्ररी नहीं है. सो 4 के बाद आएगा 3. ठीक है, और उसके बाद बेसिकली लास्ट में आएगा 1 क्योंकि 1 में क्या कह रहा है? लिविंग थिंग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली एग्जिबिट कोरिलेशनल स्ट्रक्चर. कुछ बच्चों ने इसको 1 से स्टार्ट कर दिया था विच इज बेसिकली रॉन्ग बिकॉज सेंटेंस 1 ये बेसिकली कंप्लीट कर रहा है पैसेज इन द वे दैट इट एल्यूसिडेट्स कि कैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स इक्विवेलेंट है एक दूसरे के और कोरिलेशनल
स्ट्रक्चर वो शो करते हैं। सो 2 4 3 1 हैपेंस टू बी द करेक्ट चॉइस। इसके बाद अगर आप कुछ और चीज आपने मार्क करी है तो बेसिकली गलत था। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट इसको फ्रेंड्स करो, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि कॉम्प्लेक्स है सर, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी अपने को तो करना ही है, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स आपने बेसिकली पढ़ा हो तो ये पूरा का पूरा पैसेज पढ़ के आपको क्या पता लगा कि ये पैसेज किसके बारे में है? ये पैसेज है डिलीटीरियस इफेक्ट्स या डिलीटीरियस रिजल्ट्स किसके? ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ विमेन्स टाइम, टाइम इज मनी, या विमेन्स टाइम के बारे में, विमेन्स टाइम के बारे में, ठीक है। एंड हाउ जो एवरीडे की जो प्रैक्टिसेस हैं बोथ बिटवीन मेन एंड वुमेन, ठीक है, इनकॉर्पोरेट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टाइम्स, ठीक है। सो अगर हमें देखना है कि भाई ये इंट्रोड्यूस कहां से होगा और इसका फर्स्ट सेंटेंस कहां से होगा, कि टाइम की बिगिनिंग कहां से होगी, तो वो होगी फोर्थ सेंटेंस से। क्यों? अगर आप फोर्थ सेंटेंस को देखो तो फोर्थ सेंटेंस के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लॉक टाइम, ठीक है, विच हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन द फेमिनिस्ट लिटरेचर एज अ मैस्कुलिन आर्टिफैक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टाइम इज मनी पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो फोर्थ तो बेसिकली इंट्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद पैसेज बेसिकली क्या बता रहा है? पैसेज बता रहा है विमेन्स टाइम के बारे में, ठीक है, और उसके बेसिकली डिलीटीरियस रिजल्ट्स के बारे में। कैसे? कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ विमेन्स टाइम एज कॉन्ट्रेरी टू दी क्लॉक टाइम, ठीक है, यहां भी क्लॉक टाइम के बारे में, यहां भी क्लॉक टाइम के बारे में। तो 1 के अंदर उसी आइडिया को उसने कंटिन्यू किया जो बेसिकली उसने 4th के अंदर इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद सेंटेंस 3 में क्या हो रहा है, ठीक है, when the everyday practices of a working soul father and working soul mothers are carefully examined to explore conceptualization of gender time, it is found that caring time is often more focused on the clock than the generally theorized. तो सेंटेंस 3 के अंदर वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जो क्लॉक टाइम है, ठीक है, that actually works out for the working soul fathers and working soul mothers, ठीक है। सो वो बेसिकली किसको फॉलो कर रहा है? वो फॉलो कर रहा है सेंटेंस 1 को, अगर आप ध्यान से पढ़ के देखो, ठीक है। और लास्ट में अगर आप देखो तो लास्ट में आएगा सेंटेंस 2, बिकॉज सेंटेंस 2 किसके बारे में बात कर रहा है? वाइल डाइकोटमीज ऑफ द मेंस टाइम, वुमेन्स टाइम, क्लॉक टाइम, सबको समराइज कर दिया इसने। एंड केयरिंग टाइम, ठीक है, केयरिंग टाइम को भी, ठीक है, इसमें जो केयरिंग टाइम आया था, तो यानी कि ऑब्वियसली 2 तो एंड में ही आना है, कैन बी एनालिटिकली यूजफुल। दिस आर्टिकल आर्ग्यूज दैट everyday caring practices incorporate a multiplicity of times and both men and women can engage in these multiples time. So 4 1 3 2 happens to be the करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर यार हमने बहुत सारे पैराजंबल्स डिस्कस करे हैं, बहुत सारे रूल्स डिस्कस करे हैं। अगर आपको ये सारी बातें आप समझ आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको हमारे एडवांस वर्कशॉप्स, लाइव बैच या किसी क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।